Hello aspirants, welcome to YouTube channel of Unacademy. My name is Asha Tiwari and I will be continuing your class for Indian Contract Act that we were doing. So as you people remember कि हम लोग कर रहे थे रिवीजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें मैंने आप लोग को कई सारे सेक्शंस पढ़ा दिए थे एक ही गो में, यानी कि 20 या 25 मिनट में हम लोगों ने 20 या 25 सेक्शन खत्म कर लिए थे। तो आइए हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों ने लास्ट फिनिश किया था, जिससे कि आपका तारतम्य ना बिगड़े और ऑब्वियसली मेरा ना बिगड़े। तो जहां तक मुझे याद है गाइस, हम लोगों ने सेक्शन 30 कंप्लीट कर लिया था और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने सेक्शन नंबर 35 तक कंप्लीट किया था। पर एक सेकेंड, जरा मैं आगे देख लूं। नहीं, 36 कंप्लीट किया था। येस, आई रिमेंबर, सेक्शन 36 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 37 भी मैंने आपको बता दिया था, बट चलो कोई बात नहीं, 37 से फिर से आज रिवाइज करा देती हूँ। एक दो सेक्शन रिवाइज करने में कुछ नहीं जा रहा। तो हम लोगों ने 36 तक कंप्लीट कर लिया था। 36 से आपको स्टार्ट कर देती हूँ रिवाइज कराना में फिर से, तो बने रहिएगा मेरे साथ। फिर से याद करिए, 30 मिनट में हम लोगों ने 30 सेक्शन खत्म किए। तो सोचो अगर आज 1 घंटे की क्लास ले लेंगे तो क्या होगा। कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइज। चैप्टर नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले आपने पढ़ा सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 किस बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 36 कहता है इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जैसे कि ऐसी कोई भी चीज जो पॉसिबल ही नहीं है करना, उसके लिए अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, तो अग्रीमेंट अपने आप में वॉइड होता है। जैसे कि ए ने बी से कहा कि तुम मेरी बेटी सी से शादी कर लो। अब सी एट द टाइम ऑफ मेकिंग अग्रीमेंट इज डेड, सो हाउ कैन बी मैरी सी? दिस इन इट सेल्फ इज इम्पॉसिबल, इसीलिए ये अग्रीमेंट हो गया क्या? वॉइड। तो ये था सेक्शन 36। अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 हमारा बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली चीज ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म्ड। तो सेक्शन 37 कहता है कि जब दो पार्टीज आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो इन दोनों पार्टियों का ऑब्लिगेशन होता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें। भाई अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दो पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी क्यों? देयरफॉर इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ आइदर पार्टी एंड बोथ पार्टी और बोथ पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 37 कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कहता है द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or any other law. Promises bind the representatives of the promisers in each case of death of such promisers before performance unless a contrary intention appears from the contract. तो ये भी सेक्शन आपको पढ़ाया था और इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जनरल रूल ये है कि अगर आपने प्रॉमिस की है तो वो प्रॉमिस बाइंड करती है इवन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रॉमिस। जैसे कि मान लो कि मैं ए हूं और मैंने जो है बी को प्रॉमिस किया था कि मैं उसको 10 रुपए दूंगा। अब मैं अगर उसको 10 रुपए नहीं दे पाई तो मेरे बाद जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको 10 रुपए देगा। ठीक, पहली चीज। लेकिन अगर यहीं पे मैं ए हूं और मैंने बी से बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारी पिक्चर पेंट करके दूंगा, तुम्हारी पेंटिंग एक बना के दूंगा, तो जरूरी नहीं है कि मेरे बाद जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो वो भी पेंटर हो। तो ऐसे में यहाँ पे वो ऑब्लिगेशन मेरे साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन है जो रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल कर सकता है तो वो करेगा। ये है सेक्शन नंबर 37। आई होप यू गॉट इट। कमिंग टू सेक्शन नंबर 38। सेक्शन 38 बात करता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 38 हमसे ये कहता है कि जहां पे एक प्रोमिसर ने ऑफर किया है प्रोमिसी को किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए, फिर से, जहां पे एक प्रोमिसर ने प्रोमिसी को ऑफर किया है किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन प्रोमिसी ने उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो अब जब प्रोमिसी ने उस चीज को एक्सेप्ट किया ही नहीं तो वो प्रोमिसर को बाइंड नहीं करेगा कि भाई तुमने अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं की। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एक काम करती हूँ, कल तुम्हारे लिए डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले आऊं, तो आपने कुछ बोला नहीं, आपने मेरे को देखा और उसके बाद आप चले गए। तो you did not accept it. Your seeing me or your ignoring me did not mean that you accepted it all. तो कल अगर मैं चॉकलेट लेके ना आऊं तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैम आपने तो कहा था कि चॉकलेट लेके आओगे आप, ये तो गलत बात है, आप लेके नहीं आए। भाई जब तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर कैसे मैं बाउंड हो गई उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए? सेक्शन 38 का पहला पार्ट ये कहता है। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि ये जो ऑफर है, ये ऑफर कुछ कंडीशंस में किया जाए तब माना जाएगा कि आपने प्रॉपर ऑफर किया। जैसे कि पहली चीज की अनकंडीशनल हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैं कल तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आऊं,
तो उसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि तुम मेरे लिए दो जो है वो हॉट चॉकलेट के कैंस लेके आना, तब मैं तुम्हारे लिए एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट लाऊंगी। नो। दूसरा इन्होंने बोला कि इसको एक प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे करना चाहिए, ऐसी सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत जहां पे दूसरे व्यक्ति को समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो। तो जब मैंने आपको ये बोला दिन का समय था, ऐसा नहीं कि रात में 1 बजे आपके दरवाजे पे जाके मैंने बोला कि सुनो भाई कल डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके आएंगे, नहीं, ऐसे टाइम पे बोलो जब प्रॉपर टाइम हो, प्रॉपर प्लेस हो। तीसरी चीज इन्होंने बोली कि एक अगर ऑफर है टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, तो प्रोमिसी के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो इस चीज को देखने के लिए कि उसको क्या चीज ऑफर की जा रही है, तभी तो वो उसको हाँ या ना कह पाएगा। जैसे कि मैंने आपको सीधे सीधे पूरा ब्रांड ही बोल दिया कि भाई डेयरी मिल्क की चॉकलेट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एकदम क्लियर कट था, शॉर्ट था, क्रिस्प था, टाइम प्रॉपर था, प्लेस प्रॉपर था, अनकंडीशनल था, एंड यू कुड अंडरस्टैंड इट थरली, बट स्टिल यू डिड नॉट पे अटेंशन टू माई प्रपोजल एंड यू वॉकड अवे। हाउ सैड, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? ओके, तो सेक्शन 38 कहता है कि ऐसे केस में देन यू कैन नॉट बाइंड मी ऑन द अदर डे दैट आई डिड नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस और फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 38 says. I hope clear. Now let us come to our next section, section number 39. Section number 39 कहता है effect of refusal of party to perform promise wholly. Section 39 कहता है कि जहां पे एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो परफॉर्म ही नहीं करेगा, या अपने आप को किसी प्रकार से डिसेबल कर लिया है परफॉर्म करने के लिए, अपनी प्रॉमिस को पूरी तरीके से कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो सॉरी गाइज, तो प्रोमिसी के पास ये ऑप्शन है कि प्रोमिसी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है अनटिल एंड अनलेस उसने अपने शब्दों से, अपने कंडक्ट से उसी कंटिन्यूंस के बारे में ना बोलो। ये सारे सेक्शंस मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे, बट आपको याद दिला रही हूँ कि आपको याद आ जाए। देखो सेक्शन 39 का मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, मैं याद दिलाती हूँ। सेक्शन 39 का मैंने आपको सिंगर वाला एग्जाम्पल दिया था कि आपसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप रोज जो है मेरे घर पे आके गाना गाएंगे, ठीक है? हफ्ते में आप 4 दिन आके मेरे घर पे गाना गाएंगे। अब क्या हुआ, आप हफ्ते में 3 दिन आए, पर चौथे दिन आप गोला मार दिए, आप नहीं आए। उसके बाद आप 5वें दिन फिर आ गए, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने गाना गाया, आप चले गए, आपको आपका पैसा जैसे देना था वैसे मैंने दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ना अपने वर्ड से ना अपने कंडक्ट से आपको ये दिखाया कि मुझे कोई फर्क पड़ा आपके ना आने से, यानी कि मैं थी प्रोमिसी, आप थे प्रोमिसर, राइट? आपको आके फुलफिल करनी थी प्रॉमिस, बट आप नहीं आए तो मैंने कुछ नहीं बोला, यानी कि आई डिड नॉट पुट दिस ट्रांजैक्शन टू एंड, रादर आई डिड नॉट इवन शो इट बाय माय कंडक्ट दैट आई वांट टू पुट इट एट एंड एंड आई लेट यू कंटिन्यू इट। सो सेक्शन 39 सेज कि अगर जिस दिन तुम नहीं आए थे और उसके बाद आए हो तो मैं बोल देती अगर कि नहीं भाई कल तुम नहीं आए थे, आज से आने की जरूरत नहीं है, ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरा हक है। लेकिन अगर मैंने उस दिन अपने हक को एक्सरसाइज नहीं किया और आपको आके गाने दिया तो माना जाएगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और ये ट्रांजैक्शन एज इट इज आगे कंटिन्यू होगा। ये है सेक्शन नंबर 39। इसका ये दोनों इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 40 पे। सेक्शन 40 कहता है पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म। अब जो हमारी हेडिंग है वो कह रहा है बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म। तो सेक्शन 40 हमसे कहता है कि if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself. Promise must be performed by the promiser. The word must here has to be underlined. In other cases, the promiser or his representative may employ a competent person to perform it. Now please understand, I am again giving you an example for that. पहले क्या कह रहा है सेक्शन 40 ये समझ लीजिए दोस्तों। सेक्शन 40 ये कह रहा है कि जैसे मान लो मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक? मैंने आपसे बोला कि मैं आपको आपकी एक पिक्चर पेंट करके दूंगी, ठीक? आपने बोला कि आप ही मुझे मेरी एक पिक्चर पेंट करके देंगी, आपके अलावा और कोई नहीं। तो अब ये क्या हो गया, आपने मुझे ये बोला कि यू ओनली आर गोइंग टू पेंट माई पिक्चर, nobody else other than you is going to paint my picture. So here now the contract is direct that either I am going to paint it or I am not going to paint it if there are circumstances circumstances, but nobody other than me is going to paint it for you.
तो सेक्शन 40 कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के नेचर से ऐसा दिख रहा है कि पार्टीज की इंटेंशन ऐसी थी कि प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाए प्रॉमिसर के द्वारा ही, तो ऐसी प्रॉमिस को प्रॉमिसर ही परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि जनरली आपने बोला कि आप मेरी पिक्चर पेंट करेंगे, मैंने बोला हाँ, तो आपने कहा कि ठीक है कर दीजिएगा, मतलब मुझे मेरी पिक्चर पेंट होने से मतलब है, आप करिए कोई और करे उससे मुझे मतलब नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटेंशन ऑफ पार्टीज ये कह रहा है कि ठीक है अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अपने सबऑर्डिनेट को बोल दूंगी कि यार तुम इनकी एक पिक्चर पेंट करके इनके घर पहुंचा देना, तो यू आर ओके विद दैट ऑल्सो। दिस इज व्हाट सेक्शन 40 सेज कि इंटेंशन ऑफ द पार्टी से अगर ऐसा लग रहा है कि यू आर ओनली गोइंग टू डू दैट द प्रॉमिसर, तो द प्रॉमिसर मस्ट डू दैट। अगर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जो कंपिटेंट है इस काम को करने के लिए वो उसको कर सकता है। I hope that's clear. Coming to section number 41. Section 41 कहता है effect of accepting performance from third person. Section 41 कहता है कि जहां पे promisee accept करता है performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. Section 41 कहता है कि जहां पे promisee ने परफॉर्मेंस किसी तीसरे व्यक्ति से एक्सेप्ट कर ली है, जैसे कि अभी मैंने आपको केस बताया कि आपने आपके और मेरे बीच में हुआ कि भाई पेंटिंग मेरे को बना के देनी थी, मेरे पास टाइम नहीं है तो कोई और दे देगा। तो ना लेट अस अज्यूम कि मेरे पास सही में टाइम नहीं था, तो मैंने अपने सबऑर्डिनेट सी को बोला कि सी एक ही एक पिक्चर पेंट करके उसके घर पहुंचा देना। अब सी ने आपकी एक पिक्चर पेंट की और आपके घर पहुंचा दी। अब आप बाद में मेरे को सू नहीं कर सकते हैं कि नहीं मैंने तो इनसे बोला था करने को, तो इन्होंने क्यों नहीं करके दी। भाई तुमने मुझसे बोला था करने को, लेकिन तुमने ये भी तो बोला था कि तुम्हें अपनी पिक्चर से मतलब, तुम्हें अपनी पेंटिंग से मतलब है, तुम्हें इससे मतलब नहीं कि कौन बना रहा है कौन नहीं। और इसके अलावा भी जब आपने तीसरे व्यक्ति यानी सी से पेंटिंग एक्सेप्ट कर ली है, तो सेक्शन 41 आपको रोकता है कि अब आप मेरे ऊपर जो है केस नहीं ला सकते। सेक्शन 41 कहता है कि एक बार प्रॉमिसी ने किसी तीसरे व्यक्ति से एक्सेप्ट कर ली प्रॉमिस, तो उसके बाद ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर, यानी कि मी। ओके क्लियर? Coming to section number 42, important one, devolution of joint liabilities. Guys, section 42 कहता है कि जहां पे, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी से एकदम उल्टा एक सेक्शन अभी आपको मिलेगा, लगभग सेम, बस चीजें जो हैं वो जैसे मान लो अभी ये ऐसे थी वो ऐसे हो जाएंगी, अभी आएंगे उस पर भी, पर अभी पहले 42 समझिए। सेक्शन 42 डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज की बात करता है। अब ये सेक्शन कहता है कि जहां पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक जॉइंट प्रॉमिस की, दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक जॉइंट प्रॉमिस की, ठीक। अब अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, ये सारे लोग, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग लिखा है तो बात अलग है, अदरवाइज ये उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे अपनी जिंदगी तक, एंड इनकी डेथ के बाद जो इनका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बचे हुए सर्वाइवर्स के साथ पूरा करेगा, एंड जब सारे लास्ट सर्वाइवर चले जाएंगे तो सबके रिप्रेजेंटेटिव मिलके फुलफिल करेंगे एक प्रॉमिस। इसको समझ लीजिएगा, इसको आपको समझाने का मैं प्रयास करती हूँ। ओके, मैं इसी पे रुको लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी, रुको। ओके, तो मैं इधर ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे खाली पन्ना मिल गया है। देखो, लेट अस से कि ए, बी, सी और डी, इन्होंने मिलके प्रॉमिस की किससे? ई से, ठीक। इन्होंने मिलके प्रॉमिस की ई से, मैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज की बात कर रही हूँ। इन्होंने मिलके ई से प्रॉमिस की कि ये एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल करेंगे। नाउ लेट अस से कि इन्होंने ई से मिलके ये प्रॉमिस की कि वो ई को जो है 40,000 रुपीज देंगे, ठीक। 10,000 ए, 10,000 बी, 10,000 सी, 10,000 डी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब क्या हुआ कि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसको फुलफिल करना है, और ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं, तो ए
ई को इतने पैसे देगा, पर लेटेस्ट से कि ए अब नहीं रहता है एंड ए की जगह उसका बेटा एफ जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब एफ बचे हुए सर्वाइवर्स के साथ मिलकर इसको प्रॉमिस को फुलफिल करेगा, वही लिखा हुआ है। यानी अब एफ बी सी डी ई को जो है 40,000 रुपीज देंगे। ना लेटेस्ट से कि धीमे धीमे जो है बी भी नहीं रह गया, तो बी का जो सर्वाइवर है लेटेस्ट से एक्स, अब एफ एक्स सी डी मिलकर इसको पैसे देंगे। धीमे धीमे सी भी नहीं रहा, तो सी का लेटेस्ट से कि वाई था, तो अब एफ एक्स वाई और डी मिलके इनको 40,000 देंगे। जब डी भी नहीं रहेगा तो लेटेस्ट से जेड, तो एफ एक्स वाई जेड यानी कि सारे बचे हुए सर्वाइवर्स जो हैं, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं ऑफ द सर्वाइवर्स, ये मिलके ई को फुलफिल करेंगे प्रॉमिस, अगर तब तक प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुई तो। ये है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज, कि अगर दो या दो से अधिक लोगों ने मिलके एक व्यक्ति को कुछ प्रॉमिस किया है तो वो उसको फुलफिल करेंगे। इन केस अगर एक की डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव उसके शूज में आ जाएगा और बचे हुए सर्वाइवर्स के साथ इस प्रॉमिस को फुलफिल करेगा। जैसे जैसे सर्वाइवर्स हटते जाएंगे वैसे वैसे उनके रिप्रेजेंटेटिव आते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलके इस प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे, अगर ये तब तक फुलफिल नहीं हुई है तो। ये था आपका सेक्शन डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तक। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, या मुझे मेरे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कोचिंग क्लासेस बाय ऐश, AISH। चश्मा लगा हुई मैं आपको दिख जाऊंगी, अभी चश्मा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नहीं लगाया, बस अभी दिख रहा है मुझे। ओके, तो सेक्शन 42, ठीक है, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। अब आ जाओ एकदम सेक्शन नंबर 43 पे। सेक्शन 43 क्या कह रहा है? सेक्शन 43 कह रहा है एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। अब ये जो हमने जॉइंट प्रोमिसेस देखे ना ABCD, ई के ऊपर है कि ई अगर चाहे तो उसमें से कह सकता है कि मेरे को ई से नहीं चाहिए, बी से नहीं चाहिए, सी से नहीं चाहिए, मुझे केवल डी से जो है पूरा 40,000 चाहिए, ऐसा कह सकता है सेक्शन 43 के अंतर्गत। अगर कोई कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो, यानी कि अगर एक अग्रीमेंट ही है कि ए इतने देगा, बी इतने देगा, सी इतने देगा, डी इतने देगा, तो बात अलग है। लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो सेक्शन 43 कहता है कि ऐसे में फिर प्रोमिसी में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर्स, compel any one or more of such joint promisers to perform the whole of promise. Section number 43. अब आगे लिखा है each promiser may compel contribution. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रोमिसी ने जो है बोल दिया कि मेरे को डी से ही चाहिए, मैं ABC से नहीं लूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि डी ही बेचारा सारे पैसे देगा, नहीं, डी देगा जरूर, लेकिन डी के पास ये हक है सेक्शन 43 के सेकंड पैराग्राफ के अंतर्गत कि अगर उसने अपने पास से 40 लगाए भी हैं तो वो ए से 10 लेगा, बी से 10 लेगा और सी से 10 लेगा। ठीक, तो ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन। नाउ शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट एंड कंट्रीब्यूशन। अब एक चीज और समझ लीजिए कि इक्वल शेयर्स में ये लोग पैसे तो देंगे ही सारे प्रोमिसर्स, लेकिन इन केस मान लो अभी आगे आप लोग एक चीज और पढ़ोगे कि एक अगर मान लो कि उसके पास है नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो गाइज उसके पास अगर नहीं है और वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके जो गुड्स हैं उनको बेच के जितना पैसा निकलेगा उतना पैसा दिया जाएगा एंड बाकी जो लॉस होगा वो जितने भी बचे हुए प्रोमिसर्स हैं वो बेयर करेंगे। जैसे कि लेटेस्ट से कि ABCD थे और ई ने बोला मैं तो डी से ही पैसे लूंगा, तो डी ने उसको पूरे 40,000 दे दिए। अब डी का क्या बनता है? डी का सेक्शन 43 के हिसाब से बनता है ना कि 10,000 ए दे, 10,000 बी दे, 10,000 सी दे। नाउ लेटेस्ट से कि ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, ए कह रहा है कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो बी और सी तो इसको दे दिए अपने 10,000। अब क्या हुआ कि ए ने जब बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसका जो सामान है, जो गुड्स है, उसको बेच के जो पैसा निकलेगा, लेटेस्ट से कि उसको बेच के 5,000 रुपए निकला, तो वो 5,000 रुपए तो ई को मिले ही मिले, यानी कि अब टोटल उसके पास कितने बच रहे हैं? 5,000 रुपए। तो जो बचे हुए 5,000 रुपए हैं अब उनको कौन बेयर करेगा? उनको बी, सी और डी आपस में बेयर करेंगे कि भाई 5,000 के जो है 3 टुकड़े करो और जितने जितने हैं वो हम सब अपने से लगाएंगे। तो शेयरिंग ऑफ लॉस भी जो है वो प्रोमिसर्स को बेयर करना पड़ता है।
अब सेक्शन 44 पे आ जाओ। सेक्शन 44 कहता है इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। सेक्शन 44 कह रहा है कि जहां पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक जॉइंट प्रोमिस की है, तो ऐसे में अगर हम एक प्रोमिसर को रिलीज कर दें या प्रोमिसी अगर एक प्रोमिसर को रिलीज कर देता है, तो उससे बाकी जॉइंट प्रोमिसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको तो देना ही देना है, तुम्हें नहीं देंगे तो दोनों जो बाकी प्रोमिसर्स हैं उनको देंगे। सेक्शन 44 कह रहा है कि जैसे मान लो कि ए बी सी डी ने ई से प्रॉमिस की और ई ने कह दिया कि मैं तो केवल सी से ही जो है वो अपनी प्रॉमिस पूरी कराऊंगा, ए बी और डी को मैं मुक्त करता हूं। तो ई के ए बी और डी को मुक्त करने से वो मुक्त नहीं हो जाएंगे। दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 44 इज सेइंग। सेक्शन 44 कह रहा है कि दिस विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द रिलेशनशिप ऑफ अ प्रोमिसर विद अनदर को प्रोमिसर। दैट्स व्हाट 44 is saying. Now come to devolution of joint rights. Now remember, अभी जब मैं 42 पढ़ा रही थी devolution of joint liabilities, तो मैंने क्या कहा था कि अभी एक सेक्शन ऐसा आएगा जिसमें सारी चीजें पलट जाएंगी, सब सेम रहेगा, बस पलटी हुई सिचुएशन होगी। सेक्शन 45 वही सेक्शन है। सेक्शन 45 हमसे डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स की बात करता है और 42 लाइबिलिटीज की बात करता है, तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, और सिचुएशन भी अलग है इसलिए अंतर है। सेक्शन 45 पूरे सिनेरियो को पलट देता है। सेक्शन 45 कहता है कि जहां पे एक व्यक्ति ने प्रॉमिस की है दो या दो से अधिक व्यक्तियों से जॉइंटली, जहां पे एक व्यक्ति ने प्रॉमिस की है दो या दो से अधिक व्यक्तियों से जॉइंटली, तो अनलेस एक कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर करता है, राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट्स एज बिटवीन हिम एंड देम with them during their joint lives, and after the death of any of them with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representatives of all jointly. Now let me explain it to you with the help of a diagram. सेक्शन नंबर 45, अब देखो सिनारियो पूरा पलट गया। वहां पे ए बी सी डी ने मिलके ई से प्रॉमिस की थी, यहाँ पे क्या हो गया, ई ने मिलके जो है ई ने प्रॉमिस की है लेट अस से ए एंड बी। अच्छा चलो एक और ले लेते हैं सी, ठीक। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से एक व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में तो बात अलग है, अदरवाइज जब तक ए बी एंड सी हैं और ई फुलफिल कर रहे हैं फुलफिल करेंगे, नहीं फुलफिल कर पाएंगे तो ए के बाद अगर एफ आ रहा है और एफ बी सी को ये फुलफिल करके देंगे ई अपना कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसके बाद बी चला जाता है और एक्स आ जाता है तो एफ एक्स और सी को फुलफिल करके देंगे, और उसके बाद एक टाइम आएगा जब सारे सर्वाइवर्स चले जाएंगे और रिप्रेजेंटेटिव्स बचेंगे, तो फिर सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को जॉइंटली ये फुलफिल करके देंगे, यानी एफ एक्स और वाई को ई ने जो भी प्रॉमिस की है अगर तब तक फुलफिल नहीं हो पाई तो फुलफिल करके देंगे। ये है सेक्शन नंबर 45। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, इजी। नाउ कम टू टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, अनदर इंपॉर्टेंट topic and important sections. Time and place for performance, section number 46 everybody. Section number 46 कहता है time for performance of promise when no application sorry guys. Section 46 कहता है time for performance of promise when no application is to be made and no time is specified. Section 46 कहता है whereby a contract a promiser is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time. Section 46 हमसे क्या कह रहा है गाइस, समझने का प्रयास करिएगा। Section 46 कह रहा है कि जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोमिसर को परफॉर्म करनी है अपनी प्रॉमिस, जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोमिसर को परफॉर्म करनी है अपनी प्रॉमिस और प्रोमिसी को ऐसा कोई स्पेसिफाइड टाइम लिख के नहीं बताया है कि वो कितनी टाइम में अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करेगा।
सेक्शन 46 कह रहा है जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोमिसर को एक फुलफिल करनी है प्रॉमिस और ऐसा कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं बताया गया है, तो ये कहा गया है कि एक रीजनेबल टाइम में उस चीज को फुलफिल करो। अब क्वेश्चन इससे आता कैसे है ये ध्यान रखिए। सेक्शन 46 से क्वेश्चन आता है कि where without an application there has been no time prescribed by the promisor to fulfill the promise, then what will be the time specified to fulfill the promise? अब आपको उसमें लिखा होगा 1 महीना, 2 महीना, reasonable time, none of the above, so you have to go to reasonable time. Tick the reasonable time as the correct option. ठीक, अब रीजनेबल टाइम क्या होता है इससे भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि व्हाट इज रीजनेबल टाइम इन ईच पर्टिकुलर केस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है भाई, रीजनेबल टाइम क्या है। अगर मान लो कि सेब देने हैं तो सेब जब तक खराब होने की कगार पे ना आ जाए, यानी कि जब तक ताजे हैं तभी तक पहुंचा दो। अगर वही कोई ऐसी सामान देनी है, लकड़ी देनी है, तो लकड़ी जब तक भाई सही है, अच्छी कंडीशन में है, तब तक पहुंचा दो। ये नहीं कि वो एकदम सड़ रही है तब जाके तुम दे रहे हो, तो वो रीजनेबल टाइम नहीं है। तो रीजनेबल टाइम हर एक फैक्ट पे और हर एक केस पे डिपेंड करेगा। ओके, सेक्शन 47 पे अब आ जाओ। सेक्शन 47 कह रहा है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज मेड। सेक्शन 47 कह रहा है कि जहां पे एक प्रॉमिस तो परफॉर्म करनी है सर्टेन डे पे, लेकिन प्रॉमिसर ने बिना एक एप्लीकेशन के प्रॉमिसी को ये कहा है कि वो यूजुअल आवर्स में कर देगा। तो ऐसे में कोई भी चीज यूजुअल आवर्स में परफॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो कि ए ने बी को प्रॉमिस किया है कि ठीक है मैं तुम्हें कल जो है ये जो तुमने गुड्स मंगाए हैं ये गुड्स मैं तुम्हारे जो है गोदाम में पहुंचा दूंगा। अब कल पहुंचा दूंगा मतलब कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हमारा सेक्शन 47 कहता है कि अगर कोई सर्टेन डे बोला है और टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है, इसका मतलब यूजुअल आवर्स में पहुंचाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि रात में 1 बजे जो है गोदाम का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि भैया खोलो तुम्हारा माल ले आए हैं, नहीं। यूजुअल आवर्स का मतलब है जो यूजुअल आवर्स हैं, यानी कि 10 बजे से पहले, 8 बजे से पहले, जब भी उनका गोदाम बंद होता है उससे पहले, और सुबह जब सब उठ जाए उसके बाद। सेक्शन 48 पे आ जाइए। सेक्शन 48 कहता है एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। सेक्शन 48 हमसे कहता है कि जहां पे एक प्रॉमिस को परफॉर्म करना है किसी सर्टेन डे पे और प्रॉमिसर ने अंडरटेक नहीं किया है कि वो उसको कब परफॉर्म करेगा, तो प्रॉमिसी की ड्यूटी है टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैं प्रॉमिसर हूं, मैंने आपसे बोला कि हाँ मैं कल जो है आपका माल गोदाम पे पहुंचा दूंगा, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप मुझसे बोले कि गोदाम में तो पहुंचाइएगा ही, लेकिन 8 बजे से पहले पहुंचा दीजिएगा। ठीक, यानी कि आपको बताना पड़ेगा। फिर से मैं तीनों सेक्शन बता देती हूँ क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर फर्क क्या है 46, 47 और 48 में। 46 ये कहता है कि जहां पे कुछ नहीं बोला गया है वहां पे एक रीजनेबल टाइम में चीजों को पहुंचाओ। जहां पे एक सर्टेन डे दिया गया है वहां पे सर्टेन डे का मतलब है कि यूजुअल आवर्स में पहुंचाओ, और जहां पे यूजुअल आवर्स भी नहीं बताए हैं वहां पे प्रॉमिसी की ये ड्यूटी है कि वो एप्लीकेशन दे। एप्लीकेशन का मतलब आप वर्बल भी बोल सकते हो कि वो एप्लीकेशन देके बोले कि इतने टाइम से पहले या इतने टाइम पे पहुंचा दीजिएगा। ये है तीनों में अलग अलग बातें जो कही गई हैं। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 49 पे। सेक्शन नंबर 49 कहता है प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस। सेक्शन 49 हमसे कहता है कि जहां पे एक प्रॉमिस परफॉर्म करनी है और प्रॉमिसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, यानी कि उसने कुछ बताया नहीं है, ना ही कोई जगह फिक्स है परफॉर्मेंस करने के लिए, तो ऐसे में प्रॉमिसर की ड्यूटी है कि वो अप्लाई करे टू द प्रॉमिसी कि वो एक रीजनेबल प्लेस बता दे प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि वो ऐसी प्रॉमिस को परफॉर्म कर सके। तो देखिए सेक्शन 48 जो है वो प्रॉमिसी की ड्यूटी बताता है कि आप उसको बताइए कि कहाँ पे क्या करना है, लेकिन 49 ये भी कहता है कि अगर प्रॉमिसी चुप है और प्रॉमिसी नहीं बता रहा है या भूल गया या जो भी चीज है, तो प्रॉमिसर की फिर ये ड्यूटी बनती है कि वो खुद उससे बोल दे कि भाई मेरे को बता तो दो कि कहाँ पे ये माल लेके आना है, ये कितने बजे लेके आना है, जिससे कि वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर सके। अब ऐसा क्यों बनाया गया, सेक्शन 49 बनाने का प्रोविजन क्या था, सेक्शन 49 बनाने का रीजन क्या था? सेक्शन 49 बनाने का रीजन ये था दोस्तों कि भाई क्या होता है, कभी कभी एक ऑर्डर दे दिया, ठीक, प्रॉमिसी खुद ही जो है चाह नहीं रहा है कि वो फुलफिल हो, तो वो भागता भागता फिर रहा है कि अरे यार इसको बताना ना पड़ेगा है, बाद में हम कह देंगे। जैसे डोमिनोज वाले क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं,
लोग क्या करते थे, 30 मिनट वाली डिलीवरी दी है ना, अगर 30 मिनट से पहले आ जाता था तो मान लो इधर उधर घूमने चले गए, दरवाजा ही नहीं खोल रहे कि 30 मिनट से 31 मिनट हो जाए फिर हमको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वही वाला हाल 49 का था। तो इसीलिए जो है हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने कहा कि 49 ये कहता है कि भाई अगर ऐसा है तो प्रोमिसर खुद बोल दे, प्रोमिसर खुद बोल दे कि भाई आप मेरे को बता दो कि कहाँ पे आना है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। सेक्शन नंबर 50 पे आ जाइए। सेक्शन 50 कहता है परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय द प्रॉमिस। इंपॉर्टेंट। सेक्शन 50 हमसे ये कहता है कि जहां पे परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की बात हो रही है वहां पे प्रॉमिसी को जिस प्रकार से प्रॉमिसी ने बोला है उसी प्रकार से वो परफॉर्मेंस की हुई दी होनी चाहिए, या इसको मैं अगर उल्टा बोलूं तो उसी मैनर में उसी प्रिस्क्राइब टाइम में जिस प्रकार से प्रॉमिसी ने बोला है इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करेगा प्रॉमिसर। ठीक, सेक्शन नंबर 50। तो सेक्शन 50 करता क्या है, सेक्शन 50 बाउंड करता है प्रॉमिसर को कि उससे जिस प्रकार से बोला गया है वो उसी प्रकार से अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करे। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 51 पे। सेक्शन 51 कहता है प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म प्रॉमिसी। अब यहाँ पे हम परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के ऊपर आ गए हैं। रेसिप्रोकल हमारे कहाँ पे दिया था, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल अग्रीमेंट, रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन क्लॉज में आपने रेसिप्रोकल पढ़ा है, एक जगह 2F में दिया हुआ है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। सेक्शन 51 जो है वो बात कर रहा है प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। सेक्शन 51 कह रहा है कि जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से बना हुआ है, तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि तुम मेरे लिए ये करो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तो ऐसे में दोनों पक्षों को एक दूसरे के लिए परफॉर्मेंस के लिए रेडी होना चाहिए। अगर उनमें से एक भी पक्ष कमजोर पड़ेगा तो सेक्शन 51 कहता है कि प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक, इलस्ट्रेशन इसका पढ़ देती हूँ इनकेस अगर आपको कोई डाउट है। तो ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी पेड ऑन बी ऑन डिलीवरी। नाउ ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे द गुड्स ऑन डिलीवरी। ए ने बी से कहा कि ठीक है तुम माल दो, तुम माल दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब अगर बी पैसे देने को तैयार ही नहीं है तो ए माल क्यों देगा उसको, यानी रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है, तुम माल दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 52 पे आते हैं। सेक्शन 52 जो है वो बात कर रहा है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। सेक्शन 52 हमसे बोलता है कि अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं इन क्वेश्चन तो इनका ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। तो सेक्शन 52 कहता है कि वेयर द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस की गई है और इस रेसिप्रोकल प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए कोई ऑर्डर जो है वो एक्सप्रेसली नहीं था, उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया है कि पहले ये होगा फिर ये होगा, तो उसी ऑर्डर में इस प्रॉमिस को परफॉर्म करना पड़ेगा। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई ऑर्डर ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नहीं दिए गए हैं वहां पे जनरली जो ट्रांजैक्शन रिक्वायर करता है उस प्रकार से होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल दे देती हूँ। सेक्शन 52 ये कह रहा है कि मान लो कि हाँ ओके, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने कहा मैं आपको 10 किलो सेब ला के दूंगी, आप जो है मेरे को पेटीएम कर देना, आधा पहले जो है मेरे को पेटीएम करो एडवांस, और उसके बाद जब मैं आपको दे दूं 10 किलो सेब तो आप मेरे को बचा हुआ पैसा पेटीएम कर देना। अब ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है ना, कि भाई मैं आपको 10 किलो सेब दूंगी लेकिन आप मेरे को पहले आधा एडवांस दोगे, जब आधा एडवांस मिल जाएगा उसके बाद आपको मैं सेब दूंगी, उसके बाद आप मेरे को पूरा पैसा दोगे। तो अब यहाँ पे क्या ऑर्डर है कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर ये है कि पहले आप मुझे एडवांस देंगे, फिर मैं 10 किलो सेब दूंगी, फिर आप मुझे बकाया पैसा देंगे। तो ये जनरल टर्म्स हो गए। नॉर्मल टर्म्स क्या है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि मैं आपको 10 किलो सेब दूंगी और आप मुझे उसके बाद पैसे दे देंगे, एज सिंपल एज दैट। सेक्शन 52 यही कह रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है तो उसी ऑर्डर में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस फॉलो होंगी, अगर नहीं मेंशन्ड है तो जो नॉर्मल या नेचर का ट्रांजैक्शन है उस हिसाब से होंगी। सेक्शन नंबर 53 पे आ जाइए। सेक्शन 53 हमसे कहता है लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। सेक्शन 53 कहता है कि जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may sustain in consequence of the non performance of contract। section 53 क्या कह रहा है,
ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 53 ये कह रहा है कि जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस थी, जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस थी, अब वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो जो पार्टी जिसको नहीं प्रॉमिस फुलफिल हुई वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार करा सकता है, और वॉइडेबल करार कराने के साथ साथ वो अगर चाहे तो कंपनसेशन भी मांग सकता है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देती हूँ, आपने मेरे से बोला कि मैम मेरे को 10 किलो सेब आप लाके दे दीजिएगा क्योंकि मेरे रिश्तेदार आए हैं, मुझे उनको शाम को 6 बजे तक 10 किलो सेब देना है वरना वो चले जाएंगे। ठीक ठीक, तो आपने क्या बोला, आपके आपके लिए टाइम एसेंस था कि 6 बजे से पहले देना है क्योंकि 6 बजे वो चले जाएंगे। मैं 10 किलो सेब तो लाई, लेकिन मैं लाई रात में 8 बजे, तो अब कोई फायदा है आपका वो लेने का? भाई आपको जिसको देना था वो तो चले गए। तो यहाँ पे आप जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल भी करा सकते हैं और साथ में आप कंपनसेशन भी मांग सकते हैं कि भाई आप तब लेके आई हैं जब जो है जिनको देना था वो तो रहे ही नहीं, वो तो चले गए, तो अब मैं क्या करूंगा इनका, तो मेरे को कंपनसेशन दीजिए कि आपने जो है अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। ये है सेक्शन नंबर 53। सेक्शन 54 कह रहा है effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises। सेक्शन 54 कह रहा है कि जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के हिसाब से था, वहां पे अगर परफॉर्म नहीं हो पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट या इसकी परफॉर्मेंस जो है क्लेम नहीं हो पा रही है जब तक कि परफॉर्म नहीं हुआ, एंड द प्रोमिसर ऑफ द प्रोमिसी लास्ट मेंशन फेल्स टू परफॉर्म इट, such promiser cannot claim the performance of reciprocal promise and must make compensation to the other party for the contract for any loss which such other party may sustain and by the non performance of contract। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि ए जो है वो बी को हायर करता है कि वो जो है एक शिप जो है वो जा रही थी कैलकाटा से मॉरिशस, तो ए ने जो है बी को हायर किया कि भाई तुम्हारी शिप जो है वो कैलकाटा से मॉरिशस जा रही है तो मेरा कुछ सामान है वो तुम लेते जाना। अब बी ने कुछ जो है, बी ने एक शिप का बंदोबस्त किया और बी ने उसमें जो माल था वो रखने के लिए एक शिप को बुलाया, पूरा उसने व्यवस्था की। ए ने कोई कार्गो ही नहीं दिया शिप के लिए, जो रखना था जो ले जाना था ए ने वो दिया ही नहीं, तो अब जो ए है वो बी से प्रॉमिस के लिए उसको नहीं सू कर सकता। ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द लॉस ऑफ विच बी सस्टेन्स बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ रहे हैं, यहाँ पे उल्टा है। 53 ने बोला कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं फुलफिल नहीं कर पाई। 54 कह रहा है कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप फुलफिल नहीं कर पाए। दोनों में अंतर है। तो जहां पे 53 है वो कह रहा है कि मैं फुलफिल नहीं कर पाई, आप वॉइडेबल करार करा लेंगे और मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। 54 कह रहा है कि आप ही फुलफिल नहीं कर पाए, तो नाउ यू आर गोइंग टू मेक कंपनसेशन टू मी। 54 ने बोला कि ए ने बी से कहा कि भाई तुम्हारी जो शिप है, तुम्हारी शिप यहाँ से यहाँ तक जाती है, मेरा कुछ माल पहुंचाना है। तो बी ने कहा कि ठीक है हम बंदोबस्त कर देते हैं। अब बी सोचो अपनी शिप को रोके रखा ना उसके माल के लिए, उसने वेट किया और ए का कोई माल पहुंचा ही नहीं, तो बी का टाइम वेस्ट हुआ, बी की शिप की टाइमिंग गड़बड़ हुई, बी ने उसके लिए जगह बनाई होगी, किसी और को मना किया होगा। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए नाउ ए इज गोइंग टू कंपनसेट टू बी। दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 54 इज। आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। Coming to section number 55, section 55 important section। section 55 हमसे कहता है effect of failure to perform at fixed time in contract in which time is essential। important section 55। section 55 कहता है कि जहां पे एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ने प्रॉमिस किया है कि वो किसी चीज को एक स्पेसिफाइड टाइम के पहले करेगी, किसी चीज को स्पेसिफाइड टाइम के पहले करेगी, ठीक, या स्पेसिफाइड टाइम पे करेगी। तो अगर ऐसी चीज को स्पेसिफाइड टाइम पे या स्पेसिफाइड टाइम के पहले नहीं किया गया,
तो प्रोमिसी के ऑप्शन पे ये चीज वॉइडेबल हो जाएगी अगर पार्टीज की इंटेंशन ही यही थी कि टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने पिछले सेक्शन में, याद करिए, याद है क्या एग्जांपल दिया था कि जब मुझे देना था तब तुम लाए नहीं, अब वो चले गए तो मैं कहां से उनको सेब दूं। तो टाइम एसेंस था ना वहां पे कि 6 बजे से पहले ही लाना था या 6 बजे लाना था। रिमेंबर मैंने ये दोनों चीजें बोली थी कि या तो 6 बजे लाते या 6 बजे से पहले लाते, अब तो है ही नहीं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस थी। सेक्शन 55 आपको वही चीज बोल रहा है कि जहां पे टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे में अगर फेलियर होगा प्रोमिसर की तरफ से तो प्रोमिसी को जो है वो कंपनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रोमिसी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार करा सकता है। पहली चीज तो ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया है, तो 55 लिखने की जरूरत क्या थी। पहली चीज तो 55 में स्पेसिफिकली टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो ये देखो, ठीक, यहाँ पे। और दूसरा 55 दो चीजों की और बात करता है। 55 कहता है कि चलो ठीक है टाइम एसेंशियल था तो तुमने वॉइडेबल करार कर लिया, हम तुम्हें कंपनसेट कर देंगे, लेकिन अगर टाइम एसेंशियल नहीं था तब क्या। यानी कि टाइम जब एसेंस नहीं थी, आपने बोला था कि सेब ले आना, मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं मुझे देना है, तो मैं अपने हिसाब से भाई रात ढलने से पहले 10 बजने से पहले 8 बजने से पहले आपको सेब ला के दे दी। तो यहाँ पे तो टाइम बिल्कुल एसेंस नहीं था, ठीक। अब इसमें क्या है, तो जहां पे टाइम एसेंस नहीं था वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ फेलियर टू डू एनीथिंग एट द स्पेसिफाइड टाइम। लेकिन प्रोमिसी तब भी इंटाइटल्ड है कि वो प्रोमिसर से कंपनसेशन ले सकता है अगर उसका कोई लॉस हुआ है तो। प्रोमिसी तब भी इंटाइटल्ड है कि वो प्रोमिसर से कुछ कंपनसेशन ले सकता है अगर उसका लॉस हुआ है तो। अब इसके आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन अग्रीड अपॉन। ये सेक्शन 55 का जो थर्ड पैरा है वो कह रहा है कि अगर उसके बाद भी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट को अग्री कर लिया, यानी कि जैसे कि मान लो कि मैं टाइम पे नहीं लेके आई लेकिन मैं 10 किलो सेब लेके आई, आपने कुछ नहीं बोला, आपने चुपचाप जो है वो सेब उठा के रख लिए, तो अब आप बाद में मुझसे ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा लॉस हो गया, मुझे पैसे दे दो, तुम्हें टाइम पे आना चाहिए था, तुम टाइम पे नहीं आई। पैराग्राफ 3 कह रहा है कि अगर रख लिया, ओके कर दिया, तो बाद में ना ही कंपनसेशन मांगोगे ना ही इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार कराओगे, वॉइडेबल करार कराओगे। गेटिंग इट? 3 चीजें हैं सेक्शन 55 की, एक्सप्लेन कर देती हूं। पहली चीज कह रही है कि टाइम इज एसेंस, ठीक, टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज कह रही है कि चलो टाइम इज नॉट द एसेंस, लेकिन अगर लेट हुए तो कंपनसेशन दे दो, ठीक, प्रोमिसी को। और तीसरी चीज कह रही है कि टाइम भी एसेंस नहीं था, लेट भी हुए हो और जो प्रोमिसी है उसने आपके सामान को या आपका जो प्रॉमिस था उससे कुछ नहीं बोला, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो नाउ द प्रोमिसी कैन नाइदर क्लेम कंपनसेशन नॉर मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन, जो ऑप्शन उसके पास यहां तक था, ठीक है। यानी कि अगर आप मना कर दो लेने से तब आपके पास ऑप्शन है, मना कर दो लेने से, जैसे कि मैं सेब लेके गई, आपने मना कर दिया कि नहीं नहीं अब तो कोई फायदा ही नहीं है, अब तो चले गए, अब आप ले जाइए, मैं क्या करूंगा इसका, 10 किलो सेब तो मैं भी नहीं खा सकता, आप ले जाइए। तो नाउ आपने मना कर दिया, तो यहां पे आप कंपनसेशन मांग सकते हो। पर आप सोचोगे आप मैं लेके आए, आपने सेब भी रख लिया, उसके बाद कहोगे कंपनसेशन भी दो, तो लॉ कहता है कि क्यों भाई, ना ही तुमने बताया था कि टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब उसके बाद इंसान जो है वो फुलफिल भी कर रहा है प्रॉमिस, तब भी तुम कह रहे हो कंपनसेशन, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दिस इज सेक्शन नंबर 55। आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 56। सेक्शन नंबर 56 भी लगभग 36 की तरह है। इम्पॉसिबल एक्ट्स की बात करता है, वहां पे इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबल की ही वहां पे भी बात थी, इम्पॉसिबल की ही यहाँ पे भी बात है, लगभग दोनों सेक्शन एक ही बारे में बात करते हैं। सेक्शन 56 सेक्शन 36 याद रखिएगा, एक जैसे हैं। सेक्शन 56 कहता है अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। सेक्शन 56 कहता है कि ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो अपने आप में इम्पॉसिबल चीजों की बात करता है वो वॉइड है।
कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अब इन्होंने बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था जो कि पहले ठीक था लेकिन बाद में वो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक। तो ऐसे में by reason of some event which the promisor could not prevent, unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful। जैसे कि ए ने बी से कहा कि तुम मेरी बेटी सी से शादी कर लो, अभी तक तो ठीक है सी जिंदा थी, लेकिन जब जो है बी सी से शादी करने गया तो उसने देखा कि सी जो है अब तो सी इज नो मोर, सी इज डेड, शी इज डेड, सी इज डेड। वाह क्या एग्जाम्पल लिया मैंने। तो सी एंड शी बोथ वर डेड। तो इन दिस केस नाउ सिंस इट हैज बिकम इम्पॉसिबल नाउ टू डू द एक्ट, तो अपने आप में वॉइड हो जाएगा। अब आगे हमारा सेक्शन 56 कह रहा है कि कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल या अनलॉफुल। हमारा ये पैराग्राफ कह रहा है कि वेयर वन पर्सन हैज प्रॉमिस टू डू समथिंग विच ही न्यू और विद रीजनेबल डिलिजेंस माइट हैव नोन एंड विच द प्रोमिसी डिड नॉट नो टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों पक्षों ने ओके कर दिया है, लेकिन रीजनेबल डिलीजेंस होनी चाहिए थी प्रोमिसी को, लेकिन प्रोमिसी ने उस रीजनेबल डिलीजेंस को गोली मार दी और उसने कहा कि अरे ठीक है जो बोल रहे हैं सब ठीक ही होगा, और उसने ओके कर दिया। बाद में उसने देखा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है। तो ऐसे में such promisor must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non performance of promise। जैसे कि मान लो कि देखो हमेशा याद रखना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपसे ये बोलता है कि आप जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो वो अपनी डिलीजेंस पूरी करके करते हो, यानी कि रीजनेबल मैन के पास जितनी अकल है उस हिसाब से आपने किया। जैसे कि ए ने बी से जो है कहा कि भाई तुम मेरे जो है प्रोडक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। अब बी जो है वो बहुत बढ़िया जो है कंपनी चलाता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि इनकी प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू क्या है और उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो बाद में वो ए पे इल्जाम नहीं लगा सकता कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। लॉ कहता है कि इतना तो तुम्हारे पे खुद में अकल होनी चाहिए थी कि तुम जो है देख के जो है पैसा लगाते, या शेयर्स में अगर पैसा लगा रहे थे तो देख के पैसा लगाते। ये सेक्शन 56 कहता है कि अगर एक व्यक्ति ने ये सब अकल लगा के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और बाद में उसको पता चलता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है, तो ऐसे में प्रोमिसर जो है वो इसको कंपनसेट करेगा। इम्पॉसिबल में बहुत हो जाएगा, जैसे कोई कहता है कि हम जो है चांद तारे तोड़ लेंगे, हम जो है ब्लैक मैजिक से कोई चीज़ डिस्कवर कर लेंगे, वो नहीं पॉसिबल है, तो वो अपने आप में इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 57 पे। सेक्शन 57 कहता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। सेक्शन 57 हमसे कहता है कि जहां पे पर्सन रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्टली टू डू थिंग्स विच आर लीगल एंड सेकेंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर इलीगल, द फर्स्ट set of promises is a contract but the second is a void agreement। very 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 important, please underline it in your Bail Act। section 57 हमसे दो चीजों की बात करता है। section 57 हमसे कहता है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुई है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में पहली चीज लीगल करने की बात हुई है, दूसरी चीज इलीगल करने की बात हुई है। तो जहां तक चीजें लीगल हैं वहां तक वो फुलफिल की जा सकती हैं, लेकिन जहां तक चीजें इलीगल हैं वो वॉइड अग्रीमेंट में आ जाएंगी। यानी कि पहला सेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरा सेट जो है वो वॉइड अग्रीमेंट होगा। जैसे कि ए ने बी से कहा कि वो जो है बी को उसका घर 10,000 रुपए में, बी का घर 10,000 रुपए में बेच देगा, लेकिन बी को अपने घर को एज अ गैम्बलिंग हाउस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई ए ने बी से कहा कि वो उसका घर 10,000 रुपए में खरीद लेगा, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उसने बोला कि तुमको अपने घर को जो है गैम्बलिंग हाउस के लिए यूज करना पड़ेगा, गैम्बलिंग का मतलब है जुआ खेलना, तो यहाँ पे जुआ खेलना क्योंकि लॉ की तरह जो है इलीगल है, तो इसलिए जो है पहला सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ओके है, लेकिन दूसरा सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अग्रीमेंट है, यानी कि वो चीज फुलफिल नहीं होगी। सेक्शन 58 पे आ जाइए। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। अगर दो प्रोमिसेस की गई हैं जिसमें से एक ब्रांच लीगल है दूसरा ब्रांच इलीगल है, तो लीगल ब्रांच अलोन कैन बी इन्फोर्स्ड, प्लीज अंडरलाइन इट। जैसे कि ए और बी ने अग्री किया कि ए बी को 1,000 रुपए देगा, जिसके लिए बी जो है वो ए को या तो चावल देगा और या तो स्मगल्ड ओपीएम देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट राइस यानी चावल के लिए तो ओके है, लेकिन ओपीएम के लिए ये अग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है,
बहुत इजी सा एग्जांपल है, सेक्शन 58 भी पूछा जाता है कि जहां पे एक लीगल है और एक इलीगल है तो क्या लीगल अलोन कैन बी इन्फोर्स? यस, सेक्शन 58 कहता है कि लीगल वाला इन्फोर्स किया जा सकता है। सेक्शन 59 पे आ जाइए। सेक्शन 59 कहता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। सेक्शन 59 कहता है कि जहां पे एक डेटर है, ठीक है, और उसके ऊपर कई सारे कर्जे हैं, makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to discharge of some particular debt. द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। जैसे कि ए के ऊपर जो है मान लो 100 रुपए का भी कर्जा था, 1000 रुपए का भी था, 10,000 का भी था और 20,000 का भी था। अब ए ने जो है उसके पास जब पैसे आए तो ए ने कहा कि ये मेरा 1000 रुपए वाला कर्जा जो है ये इसको हटा दो। तो अब वो जो 1000 रुपए के लिए उसने कर्जा हटाया है वो 1000 का ही हटेगा, ये नहीं कि 10,000 में से 1,000 हटा दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि 9,000 का कर्जा बचा हुआ है। सेक्शन 59 हमसे कहता है कि जहां पे कई सारे डेब्ट्स हैं तो वहां पे डेप्टर यानी कि डेटर जिस भी पर्टिकुलर डेट को डिस्चार्ज करने की बात कर रहा है और उसके लिए पेमेंट दे रहा है तो पेमेंट जब एक्सेप्ट किया जाएगा तो उसको अकॉर्डिंगली इम्प्लाई भी किया जाएगा। सेक्शन नंबर 59। लेट अस कम टू सेक्शन नंबर 60। सेक्शन 60 कह रहा है कि अब इसी में जो है आगे एक कंडीशन मान लो कि ये जो डेटर है उसने कुछ ऐसा नहीं बोला है, यानी कि डेटर के पास जब पैसे आए तो उसके ऊपर 100 का भी कर्ज था, 1000 का भी था, 10,000 का भी था, 20,000 का भी था और मान लो कि उसके ऊपर उसको 1000 रुपए मिले कहीं से। तो जो डेटर है उसने कहा कि भाई ये मुझे 1000 रुपए मिले, मेरे ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे में इसको खत्म कर लो। तो अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि उसको ये 1000 जो है वो 10,000 में से घटवाना था, 20,000 में से घटवाना था या 1000 में से घटवाना था या जो है 100 रुपए वाला खत्म कराना था, जो भी करना था उसने बताया नहीं है एक्सप्रेसली। तो सेक्शन 60 कहता है कि जहां पे डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग इन विच डेप्ट ऑफ द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, ऐसे में क्रेडिटर में अप्लाई एट हिज डिस्क्रिशन टू एनी लॉफुल डेट actually due and payable to him from the debtor whether its recovery is or is not barred by law in force for the time being as to the limitation of suits. सेक्शन 60 कहता है कि अगर बताया है उसने तो 59 अप्लाई हो जाएगा, नहीं बताया है तो क्रेडिटर अपने हिसाब से जहां से उसको ठीक लगेगा वो अमाउंट डिडक्ट कर देगा। ये है आपका सेक्शन नंबर 60। अब सेक्शन 61 पे आ जाते हैं, ये वाला टॉपिक खत्म ही कर लेते हैं। सेक्शन 61 कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। सेक्शन 61 कह रहा है कि जहां पे दोनों पार्टी where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time, whether they are not barred by law in force for the time being as to force and limitation of suits. If the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionally. सेक्शन 61 कह रहा है कि ना ही डेटर ने बताया क्या करना है, ना ही क्रेडिटर को समझ में आ रहा है कि क्या करना है। तो सेक्शन 61 कह रहा है कि उसमें अगर ऐसा होता है तो फिर हम देखेंगे कि किस टाइम में क्या हुआ, यानी कि जो सबसे पहला वाला था उसको सबसे पहले खत्म करेंगे, जो बाद वाला था वो उसके बाद, जो उसके बाद था उसके बाद और जो उसके बाद था वो उसके बाद को खत्म किया जाएगा। तो आपको याद रखने का सीक्वेंस क्या करना है, 59, 60, 61। ये डेटर के बारे में बात करते हैं। 59 जब डेटर खुद बताता है, 60 जब क्रेडिटर खुद करता है, 61 जब लॉ के हिसाब से चीजें चलेंगी तो डिस्चार्ज होगा ऑफ द डेब्ट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। तो यही सारी चीजें इससे पूछे जाने वाली हो सकती हैं। सेक्शन 61 तक मुझे लगता है हम आज रखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी उसमें हम लोग बाकी का बचा हुआ कंप्लीट करेंगे। आई होप सेक्शन 36 से लेके 60 तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप मुझे मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, उसका नाम है कोचिंग क्लासेस बाय ऐश, AISH। ओके, सो यू सी मी विद दीज स्पेक्ट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही है। And from here we'll begin in our next video. And those who want to follow me on an academy, guys, I'm available on an academy and you can watch my free classes there, free of course. All you have to do is you have to remember this code ASHA Lawton. So that's the code for you people. You can use this code, remember this code. And अगर ये नहीं याद हो रहा then I have a simpler one. My name is Asha and I'm live with you people. So that's the code ASHA Live. You can use this code and watch my classes free of course on an academy's platform.
Also, there is an important announcement for you people that on 15th of January we are conducting Judiciary PCSJ scholarship test for you people at 12 p.m. So if by chance you people have not enrolled, then get yourselves enrolled because you can win scholarships worth up to 100%, and rank 1 and rank 2 to 5 holders will get a chance to meet Anil Khanna sir and Tansukh Paliwal sir respectively. Rank 6 to 1000 will also get Unacademy's exclusive scholarship. We have some batches ongoing on our Unacademy's platform. Sapalta 2.0 Bihar Judiciary batch. It has started from 12th of January. Duration is for 9 months. If not already enrolled, then you can get yourselves enrolled. Karnataka State Judiciary Comprehensive Batch started from 5th of January. Duration is for 6 months. If not already enrolled, then you can get yourselves enrolled. कन्नड़ एंड इंग्लिश में आपको ये बैच मिलेगा. इसके अलावा हमारा प्रारंभ जो 18 मंथ जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, started from 27th of December, 18 months duration. If not subscribed, then get yourself subscribed. Then we have rapid revision for UP and Chhattisgarh judiciary, started from 20th of December. Duration is for 3 months. If not subscribed, then you can subscribe using my code ASHA Live. We have a QR code on the left side of the screen which you can scan to get yourselves enrolled in the batch in the revamp test series. Now what is this revamp test series guys? इसमें आपको full previous year questions मिलेंगे full length, and plus learners के लिए mains test evaluation है, iconic वालों के लिए local law subjective test है. जनवरी 2023 का टेस्ट सीरीज कैलेंडर आपकी स्क्रीन पे है. इसमें आपको कई सारे मेजर लॉस के, केस लॉस के, करंट अफेयर्स के, प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जजमेंट राइटिंग टेस्ट, ये सब मिलता है. अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेना चाहें तो आपकी स्क्रीन पे है प्लस और आइकॉनिक. तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लें. प्लीज़ अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि अनअकैडमी पे अगर जाना है तो प्लस या आइकॉनिक लेना है. नहीं, हम स्पेशल क्लासेस भी देते हैं जो हमारी फ्री क्लासेस होती हैं जिसमें मैं आपको बहुत आराम से मिल जाऊंगी. वही मेरा कोड याद रखिएगा, आशा लाइव. इसके अलावा अनअकैडमी जो है मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन अपनी लाने वाली है जल्द, जिसका नाम होगा आर्टिकुलेट. तो इसके लिए आप हमें इनरोल कर सकते हैं, हमारे साथ बने रहें. आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे हम अवेलेबल हैं जुडिशरी प्रिपरेशन विद अनअकैडमी के नाम से, अनअकैडमी जुडिशरी के नाम से और जुडिशरी वर्ल्ड के नाम से. इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे हम मिल जाएंगे अनअकैडमी जुडिशरी PCSJ, जुडिशरी वर्ल्ड और लिंकिंग लॉस के नाम से. मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसके सबटाइटल्स में मिल जाएगा. उस पर मैं आपको मिलूंगी, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे. और मेरा पर्सनल यूट्यूब का लिंक तो मैं आपको बता ही रही हूँ, दैट इज कोचिंग क्लासेस बाय ऐश. ठीक है, उस पर मैं आपको बहुत आराम से मिल जाऊंगी. तो आप मुझे वहां पे भी बता सकते हैं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे, और वहां पे आपको और ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के भी. तो गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. कीप ऑन लाफिंग, लविंग, लिविंग एंड स्टडिंग, एंड ऑल द बेस्ट for your preparation everybody. I'll be seeing you in my next video. I hope you are liking this video. If yes, then you can press the like button for this. Thank you so much everybody. Bye bye, take care. I'll see you again.